हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीरीज आरएल सर्किट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समरी ऑफ आरएलसी सर्किट देखी थी, प्योरली आर, प्योरली एल एंड प्योरली सी। और उसमें हम लोगों ने तीनों की एनालिसिस करने के बाद ये पाया था कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो उसे हम लोग केवल और केवल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है आर, एल और सी को, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट को केवल हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसमें रियल पार्ट से ही रिप्रेजेंट होगा, उसका इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। इंडक्टर को जे एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब केवल इमेजनरी कंपोनेंट से, उसका रियल कंपोनेंट नहीं होगा। मतलब एक्सएल जो हमारा है, जो इंडक्टर है, उसे हम जे एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपेसिटर जो है उसे माइनस जे एक्सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर एक्सएल इक्वल टू आपका ओमेगा एल है और इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक। तो जब भी हमें इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो जे एक्सएल, रजिस्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आर प्लस जीरो जे या सिंपली आर से, और कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना होगा तो माइनस जे एक्सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब इसमें हम आर, एल और सी आपस में इन तीनों को मिक्स करके हम सीरीज सर्किट एक बनाएंगे। तो आपका शुरू होता है एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। तो हमने एक रजिस्टर लिया, प्योरली रजिस्टर लिया, और प्योरली इंडक्टर, इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया। ऐड करके एक सप्लाई वोल्टेज वी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक। जैसे ही आप वी वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, उसको हमने बोला आई। सब कुछ हम पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई को हमने लिख लिया आई एंगल जीरो। मान लिया कि हमारे पास जो करंट है वो 0 डिग्री के फेज पे जा रही है। तो अब ये करंट जैसे ही वोल्टेज ये रजिस्टर के पास जाएगी तो वहाँ पर एक पोलरिटी बनाएगी। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस की पोलरिटी बन जाएगी, और इस रजिस्टर के क्रॉस एक वोल्टेज बनेगा वी आर बार। सेम वही करंट इंडक्टर में भी जाएगी। तो इंडक्टर में जब करंट का जो वोल्टेज होगा वो वी एल बनेगा, और वो वी एल इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू जे एक्सएल। याद करो, हम लोगों ने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब करंट जा रही थी तो वी एल इक्वल टू आई इंटू जे एक्सएल हम लोगों ने समरी में देखा था। तो ये वी एल बनेगा आई इंटू जे एक्सएल। अब ये एक सीरीज सर्किट बन गई आर एल सर्किट। इसे हम लोग मान लिया कि I इज इक्वल टू आई एंगल जीरो, और जहाँ पर I है वो आई आर एम एस है, उसको हम लोग सिंपली अब I बोल रहे हैं। ठीक। अब बाई यूजिंग KVL, अगर आप KVL यहाँ पे अप्लाई कर दो तो यहाँ होगा प्लस V माइनस वी आर माइनस वी एल इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने यहाँ पर KVL अप्लाई कर दिया, बाद वाले साइन को यूज कर लिया। तो V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, मतलब सप्लाई का वोल्टेज जो है वो रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर के वोल्टेज के पोलर सम के बराबर है। मतलब वी आर आपका और वी एल डायरेक्ट ऐड नहीं कर दिए जाएंगे। वी आर और वी एल को हम फेज के साथ ऐड करेंगे, जिसका एडिशन हम लोगों ने लेक्चर 4 में सीखा था, दो वोल्टेज को ऐड करने का तरीका। ठीक। तो अब वी आर क्या है, आई इंटू आर, हमने यहाँ पे पढ़ा था प्योरली रजिस्टिव सर्किट में वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। वी एल क्या था, आई इंटू जे एक्सएल, तो आई इंटू जे एक्सएल हमने कर दिया। तो वी इक्वल टू आई कॉमन ले लो, आर प्लस जे एक्सएल आ गया। अब बताओ, ये एक वोल्टेज है, ये करंट है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर प्लस जे एक्सएल से। तो आर प्लस जे एक्सएल चाहे कुछ भी होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। क्यों? क्योंकि ओम का ही एम्पियर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट बनेगा। इसका मतलब आर प्लस जे एक्सएल एक ओम टाइप की क्वांटिटी होगी, जिसको हम नाम देते हैं इम्पीडेंस, और इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं जेड। तो जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। तो जेड इज इक्वल टू क्या है, आर प्लस जे एक्सएल, और इसे हम नाम क्या देंगे, इम्पीडेंस। ठीक है। इम्पीडेंस एक्चुअल में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर की फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर बोला जाता है। मतलब इम्पीडेंस, अगर हमारे पास इंडक्टर नहीं है तो यही जेड किसके बराबर होगा, एक्सएल अगर जीरो कर दो तो जेड इज इक्वल टू आर। अगर रजिस्टर नहीं है तो अगर आर जीरो कर दोगे तो जेड इज इक्वल टू जे एक्सएल। इसका मतलब जो रजिस्टर है, एक्सएल है, एक्सी, सब के सब इम्पीडेंस की फैमिली के मेंबर हैं। ये कौन से फॉर्मेट में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखो, एक रियल कंपोनेंट और एक इमेजनरी कंपोनेंट लिखा हुआ है। ठीक। और आप खुद देखो कि ये और ये सीरीज में है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका रेजिस्टेंस जे एक्सएल है। दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। तो ये हम लोग ऐड कर दिए, और इम्पीडेंस हमारा एक तरीके से बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस होता है, आरएल सर्किट का कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस। ठीक। जिसमें आर क्या है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और एक्सएल क्या है, इंडक्टर का एक रिएक्टेंस। ठीक। अब ये
इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका फेज चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और फेज क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी कंपोनेंट बाई रियल कंपोनेंट। कुछ देर में अभी ये देखोगे आप कि जो ये थीटा आया है, यही थीटा हमारा पावर फैक्टर एंगल बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अब इसको आगे देखते हैं। V इक्वल टू आई इंटू जेड। अब I को हमने पोलर फॉर्म में जैसे लिखा था वो लिख लिया I एंगल 0, और Z को हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और यहाँ इसका एंगल tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। ये काम हम लोग कैलकुलेटर से करना सीखे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लिटरेचर में हमने लिखा है, तो यहाँ हमें उसको मैनुअली ही लिखना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब अब देखो ये हमारे पास एक ये आई हो गया और ये जेड, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एंगल 0, और इसको हमने जेड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सिंबल लिख दिया जेड, और एंगल थीटा, इसकी जगह पर थीटा, इसकी जगह पर जेड, जो हमने यहाँ बात की थी। तो अब देखो आई और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और एंगल आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ऐड हो जाता है। जब दो पोलर फॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है और उनका एंगल ऐड हो जाता है। तो आई और जेड मल्टीप्लाई हो गया और उसका एंगल थीटा हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पर कि वोल्टेज का एंगल कितना है, प्लस थीटा, और करंट का एंगल क्या है, 0। इसका मतलब वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आरएल सर्किट में हमारा वोल्टेज करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। और आप खुद समझो कि रजिस्टर चाहता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 हो, इंडक्टर चाहता है कि वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे हो। तो अब तो दोनों की बात सुननी है, रजिस्टर की भी बात समझनी है, और इंडक्टर, रजिस्टर चाहता है कि वोल्टेज 0 डिग्री पे हो, इंडक्टर चाहता है वोल्टेज प्लस 90 डिग्री पर हो। इसका मतलब ना तो अब 0 पे होगा ना तो प्लस 90 पर होगा, 0 और 90 के बीच में कुछ होगा। तो थीटा हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ आएगा। ठीक, अब इसका अगर हम एक फेजर डायग्राम बनाएं इससे, तो देखो हमने पहले एक रेफरेंस एक्सिस बनाई, उस पर हमने क्या बना दिया, करंट बना दिया आई एंगल 0। अब आई एंगल 0 बनाया तो वी आर क्या होगा, वी आर तो करंट के फेज में ही होता है, तो वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमने इसको वी आर बना दिया। वी एल क्या होगा, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तो आई के फेज में ही होगा, लेकिन चूंकि हमारा आई इंटू एक्सएल बनता है वी एल, और वी एल जो है आई से 90 डिग्री लीड करना चाहिए, तो उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, जे। और देखो यहाँ पर इंडक्टर में हमेशा जे से मल्टीप्लाई करके लिखा भी गया है, तो हम लोग आई इंटू जे एक्सएल करेंगे तो वो अपने आप 90 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वी एल हमेशा वी आर से 90 डिग्री ऊपर होगा। अब इस वी आर और इस वी एल का हमें एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो याद करो, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर हम लगा देते हैं, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट मिल जाता है। जब हमने इससे इसको मिलाया तो हमें सप्लाई वोल्टेज V है वो एक वेक्टर के फॉर्म में मिल गया, और ये एक ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, पावर ट्रायंगल के, जो हम लोगों ने प्योर ये जब पढ़ा था, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर, तो वो है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, डिफाइन कैसे किया था पावर फैक्टर एंगल, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा, हमने मान लिया इसको थीटा। तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो गया, थीटा। तो थीटा जो होगा tan इनवर्स, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू वी एल बाई वी आर, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। और अगर पावर फैक्टर एंगल पता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल पता है, तो हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, उसका कॉस ले लो, कॉस थीटा। तो भाई अगर ये थीटा है तो इसका कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, वी आर, और हाइपोटेनस क्या है, सप्लाई का वोल्टेज V। तो पावर फैक्टर आपका हो जाएगा वी आर डिवाइडेड बाई V, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर डिवाइड बाई सप्लाई वोल्टेज। ठीक, अब अगर हमें वी आर ये पता चल गया, तो अब आप बताओ कि ये कॉस थीटा पता चल गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी साइन वी कॉस थीटा। सेम वैसे ही अगर हम इसका कॉस थीटा के बाद अब साइन थीटा अगर हम निकाल दें इसका, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल बाई वी। तो वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। और हमारा जो v है ये कुछ नहीं है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये वी आर है, ये वी एल। तो v इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर।
इसका मतलब जब आर और एल दोनों लगे हैं तो दोनों के वोल्टेज को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। वी आर और वी एल ऐसा नहीं कि अगर मान लो सप्लाई का वोल्टेज हमारे पास 200 वोल्ट है और वी आर आपके पास 100 है, तो वी एल कोई पूछे वी एल कितना है तो आप सीधे बोल दो 100 और ये 100 वोल्ट आपस में डायरेक्ट जुड़ के 200 नहीं बनाएंगे। ये और ये आपस में जुड़ेंगे, लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे और तब जाके ये वी बनेगा। ठीक है, तो अब अगर हमें वी आर पता है, सप्लाई वोल्टेज पता है, वी एल इक्वल टू, तो यहाँ से वी एल क्या होगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, या अगर वी आर पता करना है तो आपका वी स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर, ऐसे हम पता करेंगे, डायरेक्ट जोड़ घटा के नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब थोड़ा इम्पीडेंस जो था उससे हम एक ट्रायंगल बनाएं, तो इम्पीडेंस देखो, ये रियल पार्ट की जगह बना दिया, जे एक्सएल हमने इधर बना दिया 90 डिग्री ऊपर। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा जेड, तो इसको और इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना है, तो हमने क्या बोल दिया, इसको जेड हमारा इधर बन गया। तो अब आप देखो कि जेड और आर के बीच का जो एंगल है वो भी पावर फैक्टर एंगल है। कैसे, देख लो यहाँ से, वी एल जो है, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल और वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। और यहाँ से भी अगर हम इसका tan इनवर्स देखें इस थीटा का, तो ये एक्सएल बाई आर, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर ही हमारा थीटा होगा। तो हम अगर इम्पिडेंस में भी जो एंगल मिला है वो एंगल भी हम पावर फैक्टर एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल, इम्पीडेंस का एंगल जो होता है उसको भी हम पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आर और हाइपोटेन्यूज कितना है जेड, तो वी बाई आर बाई जेड, और जेड क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम आर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं जेड कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा। हम यहाँ पर साइन थीटा अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई जेड, तो एक्सएल इज इक्वल टू जेड साइन थीटा। और हमें अगर एक्सएल पता चल गया और एल पता करना है तो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, तो एल इज इक्वल टू एक्सएल बाई ओमेगा से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब कहोगे कि सर इम्पीडेंस में जो एंगल आया है वो पावर फैक्टर एंगल क्यों बना। अब आप सोचो यार कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्रिएट करने वाले कौन हैं, ये एलिमेंट ही तो हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, यही सब तो हमारे एलिमेंट्स हैं जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इनका जो एंगल आएगा, अगर हम इम्पीडेंस का ही एंगल निकालें तो वही हमारा पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास एक सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू 2 ओम है और एक एक्सएल है जे एक्सएल, तो जे इंटू 4 ओम लिखा हुआ है, तो एक आरएल सर्किट बन गया। अब इस आरएल सर्किट में हम इसका जेड सीधे सीधे बोल देंगे 2 + 4j, और जब हम इसे कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर देंगे किस में, पोलर फॉर्म में, तो अब देखो क्या होता है, कन्वर्ट करिए पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स में और डिग्री में है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ब्रैकेट 2 + 4 आई लिखा, ब्रैकेट बंद, शिफ्ट दबा के आर एंगल थीटा किया तो इसकी वैल्यू आ गई 4.47, और अभी एंगल आएगा शिफ्ट दबा के इक्वल 63.43 डिग्री। तो 60 ये हमारा जेड का मैग्नीट्यूड है और ये हमारा पावर फैक्टर एंगल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास आरएल सर्किट होगी तो उसमें हम पावर फैक्टर एंगल ऐसे और जेड ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आरएलसी को सीरीज में मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।